Hello students, welcome back. Hope you all are doing well. Now today let us see the third part of chapter 3, human reproduction. In this part we will see menstrual cycle, fertilization, pregnancy, etc. Okay, so let us start with the menstrual cycle. द रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि हमने पहले भी देखा था कि दो तरह की साइकिल्स हैं जो मैमल्स में होती, एक थी एस्ट्रस साइकिल और एक थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपने एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया क्लास 10th में भी लिया था। सो हियर वी विल बी गोइंग टू सी दिस साइकिल इन डिटेल्स। तो जो ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी जो फीमेल्स होती हैं उसमें एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है विच इज़ कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये प्राइमेट्स कौन से हैं, इनके एग्जांपल्स हैं मंकीज़, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो जब पहली मेंस्ट्रुएशन जो है स्टार्ट होती है, वो कब स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी बिगिन होती है। ओके, जब रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है उस समय जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। सो द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इट इज़ कॉल्ड एज मेनार्क। देखिए ये सब टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे। सो द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इट बिगिन्स एट प्यूबर्टी एंड इट इज़ कॉल्ड एज मेनार्क। इन ह्यूमन फीमेल्स जो है ये मेंस्ट्रुएशन इट रिपीट्स इन 28 to 29 डेज। एक एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम रहता है 28 से 29 दिन का, उसके बीच में ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये रिपीट होती है। तो जो एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने तक जितने भी साइक्लिकल इवेंट्स होते हैं फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, जब एक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो उसके बाद फिर जब दूसरा मेंस्ट्रुएशन 28 से 29 दिन के बाद स्टार्ट हो, तो वो जो पूरा के पूरे इवेंट की जो साइकिल है इट इज़ कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए ये वाला डायग्राम एक मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि इट इज़ देयर इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। तो ये डायग्राम में कुछ एक चीज़ें हैं, पहले मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ क्योंकि इस डायग्राम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस, फिर मैं उसको डिटेल में वापस पीछे देखूँगी। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक देखिए, दिस इज़ द यूटेराइन इवेंट्स, फिर ये है ओवेरियन हार्मोन लेवल्स। यूटेराइन इवेंट्स का मतलब है कि वो 28 दिनों में 1 से 28 या 29 दिन तक यूटेरस में क्या क्या होगा। ओके, दूसरा है उन्हीं 1 से 28 दिन के बीच में ओवरी के जो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जैसे जो हार्मोन्स हैं, उसमें क्या चेंजेस आएगा। नेक्स्ट है ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं इसमें क्या चेंजेस होंगे। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं एफएसएच और एलएच, उनका लेवल कैसा होगा। ये चीज़ें जो हैं ये हमारे इस एक्सिस पे दिखाई दे रही हैं। अगेन सी द यूटेराइन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स। देखिए बहुत अच्छे से इस डायग्राम को आपको देखना है, पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल मुश्किल ही है कि इकट्ठा डिटेल में पूछा जाए, तो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स वेरी प्रॉपरली। यूटेराइन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स, यानी कि ओवरी के अंदर जो हार्मोन्स है उसका लेवल पूरे 1 से 28 दिन में किस तरीके से रहेगा। देन ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, तो टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ये सब जो फॉलिकल्स है दे आर कॉल्ड एज द डेवलपिंग फॉलिकल। ये किस किस स्टेज में होंगे। एंड देन द पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, जो एफएसएच और जो एलएच है उसके हार्मोन का लेवल क्या होगा। ओके, यहाँ पर तो ये वाली चीज़ हो गई। अब दूसरे एक्सिस पे देखिए इन्होंने ये इवेंट्स बताए हैं कि मेंस्ट्रुएशन इन द फॉलिक्यूलर फेज, इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। देन कम्स द ल्यूटियल फेज, ठीक है। एंड हियर अगेन द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। यहाँ पर वैसे कई जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर 13th और 15th डे के बीच में 14th डे पे एक और फेज़ होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूल जो है वो या ओवम जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, या जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे जो ओवम का रिलीज है इट इज़ कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो ये 14th डे पे होता है।
तो यहाँ की कौन कौन सी स्टेजेस हो गई? मेंस्ट्रुएशन, follicular phase or the proliferative phase, then comes the ovulatory phase, then luteal phase और इसको हम secretory phase भी कहते हैं। फिर उसके बाद again the next cycle begins। फिर यहाँ वापस से हम देखेंगे menstruation। menstruation का मतलब है जब जो है 3 to 5 डेज तक जो menstruation या जो ब्लड फ्लो होता है, देखिए इसको रेड कलर से बताया गया है, थ्रू द वेजाइना, दिस इज कॉल्ड एज द मेंसेस और द menstruation फ्लो। ओके, और ये पूरा का पूरा जो है ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। गॉट इट? ये क्या है? पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम। मैंने आपको बताया था, हम यहाँ यूटेराइन इवेंट्स देख रहे हैं। यूटेराइन इवेंट्स में क्या हो रहा है? ये यूटेरस की वॉल है। कौन सी? जो यूटेरस के एकदम नज़दीक वाली जो पहली वॉल है, दैट वाज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ये एंडोमेट्रियम की वॉल का फंक्शन होता है। सो हियर द एंडोमेट्रियम वॉल, आप देखिए किस तरीके से पहले मेंसेस में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की वॉल डिग्रेड हो गई है, और फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है या मेंस्ट्रुएशन फ्लो हुआ। उसके बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन फ्लो कब होता है? जब ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ये डिग्रेड हो जाएगी। ओके, ये आगे मैं आपको और बताऊंगी इसको। और फिर उसके बाद ये वापस जब एक बार एंडोमेट्रियम की वॉल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई या डीजनरेट हो गई तो ये वापस से बनती है। ठीक है, ये देखिए ये वापस से डेवलप हो रही है, अच्छे से ये डेवलप हो गई। ओके, फिर 28-29 दिन के बाद वापस से ये मेंस्ट्रुअल फ्लो आप देखिए यहाँ पर, ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इट अगेन स्टार्ट्स और ये एंडोमेट्रियम की वॉल वापस से डिग्रेड होने लगती है। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपको समझ में। यूटेराइन इवेंट शुड बी क्लियर टू यू। फिर उसके बाद आप देखिए ओवेरियन हार्मोन लेवल्स। ओवरी के जो फॉलिकल्स होते हैं उससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन, और कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन जो सिक्रेट होता है दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो यहाँ पर दो तरह के हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो पहले तो इसका लेवल एक नॉर्मल लेवल पे रहता है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि 14th डे पे ये लेवल एकदम से बढ़ रहा है। ठीक है, किसका? एस्ट्रोजन का लेवल एकदम बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर उस दौरान क्या होगा कि यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का भी जो हार्मोन का जो लेवल है ये बढ़ेगा। आप देखिए ये FSH का लेवल भी यहाँ बढ़ा और LH का लेवल भी यहाँ बढ़ा, तो इसको कहा जाता है LH सर्ज। ये होता कब है? ये देखिए ये हो रहा है सारा का सारा 14th डे के आसपास। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ओव्यूलेशन होना है, ये मैच्योर फॉलिकल से ये ओवम का रिलीज़ होना है 14th डे पर। ओके, इसीलिए क्या होता है ये हार्मोन्स का लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है, इसको हम LH सर्ज भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपके ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल। देखिए एस्ट्रोजन का लेवल आपके यहाँ 14th डे पे आके बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर इस एरिया में आकर ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका ओव्यूलेशन से कोई रोल नहीं है। और यहाँ पर अब देखिए ओवरी के ही अंदर जो ये फॉलिकल्स बन रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। आपको पता था कि प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर उसके बाद टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम का फॉर्मेशन होना, और उसके बाद ये मैच्योर फॉलिकल है जिसके अंदर की ये oocyte प्रेजेंट है, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है और ये जो है ओवम रिलीज़ हो जाता है। ओके, ओवम जब रिलीज़ होता है उसके बाहर क्या होता है कि फॉर्मेशन हो जाता है लेयर्स का। ठीक है, दैट इज़ ऑफ द जोना पेलुसिडा। फिर जैसे ही ये मैच्योर फॉलिकल से ओवम रिलीज़ हो जाता है तो जो ये बाकी बचा हुआ पार्ट है उससे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देखिए डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, और फिर ये अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनेगा। देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का यहाँ पर लेवल बढ़ गया। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी होगी यानी कि अगर ये जो ओवम रिलीज़ हुआ है इसका फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, ये डेवलप होकर इससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, ये देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पर सिक्रेट होगा। ओके, और अगर
ये एग जो है ये फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, इट डजंट गेट फर्टिलाइज। तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। प्रोजेस्टेरॉन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रेगनेंसी हार्मोन। तो यह हार्मोन से क्या होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी ही नहीं हुई है। उस स्थिति में अब ये जो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम था ये धीरे धीरे डिजनरेट होने लगेगा, तो इसको हम कहेंगे रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। आगे है समझ में, ये कॉर्पस ल्यूटियम वापस से डिजनरेट होने लगता है और आप देखिए फिर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर डाउन हो गया है। नाउ सी द पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल आप देखेंगे, ये मैंने आपको इस नीचे वाले ओवेरियन हार्मोन लेवल के साथ ही बता दिया था कि दो हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से सिक्रीट होते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज द FSH एंड द नेक्स्ट वन इट इज़ कॉल्ड एज द LH। ओके, तो FSH और LH जो है इनका लेवल बढ़ता है 14 डे पे, इनका एकदम से लेवल बढ़ जाएगा और दे विल हेल्प इन ओव्यूलेशन विच इज़ कॉल्ड एज LH सर्ज। ओके, आगे समझ में। अब हम इसके डिटेल पार्ट में वापस चलते हैं। सो द ओवम इज रिलीज्ड, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हो गया, 14th डे पे। तो 14th डे पे क्या होगा, ओवम जो है वो रिलीज होगा और ओवम के जो रिलीज होने की जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। अब वो पूरी की पूरी हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के सारे इवेंट्स वहाँ देख लिए थे पिक्चर में। अब ये जो साइकिल है इट स्टार्ट्स एट द मेंस्ट्रुअल फेज, ये मैंने आपको बताया था, नीचे के साइड में फेजेस लिखे थे, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ल्यूटियल फेज। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फेज स्टार्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है, 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, इट रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। मैंने बताया था कि जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्क्युलराइज्ड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 to 5 डेज़ का मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम जो है, यूटेरस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वाली, उसका ब्रेकडाउन होता है। हम बताएंगे कि इसका ब्रेकडाउन क्यों होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके ब्लड वेसल्स जो हैं इससे एकदम से ब्लड जो है रिलीज़ होने लगता है, फ्लो होने लगता है, क्योंकि वो ब्रेक हो जाता है। अब ये कई बार क्या होता है, इट इज़ हाउएवर इट इज़ ऑल्सो कॉज, कई बार क्या होता है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ये स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इन सब के कारण भी जो है वो हो जाता है। द मेंस्ट्रुअल फेज जो है, अब इसके बाद इट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट फेज कौन सी आ गई मेंस्ट्रुअल फेज के बाद, द नेक्स्ट फेज इट इज़ द फॉलिकुलर फेज। और ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ओके, अब जो वो प्राइमरी फॉलिकल था ये ग्रो होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल, और फाइनली ये पूरा का पूरा एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। और जब ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, उस दौरान क्या हो रहा है, यूटेरस चुपचाप नहीं बैठा है, यूटेरस भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। वहाँ पर यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये साइमल्टेनियसली क्या होती है, रीजनरेट होती है थ्रू प्रोलिफरेशन, मतलब ये डिवाइड होती है और पूरी तरीके से डेवलप होती है। क्योंकि क्या हो रहा है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में वो डीजनरेट हो जाती है, ब्रेक डाउन होने से वो पूरी की पूरी ब्रेक हो गई और डीजनरेट हो गई। तो फिर क्या होगा, जब वापस से अगली साइकिल स्टार्ट होगी और ये सारे फॉलिकल्स जो हैं ये ग्राफियन फॉलिकल्स बनने की प्रोसेस कर रहे होंगे, उस समय एंडोमेट्रियम क्या होगी, ये वापस से रीजनरेट होगी थ्रू प्रोलिफरेशन। दीज चेंजेस, अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ओवरी के अंदर और यूटेरस के अंदर, ओवरी के अंदर वो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन और यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम की वॉल का वापस से रीजनरेट होना, ये जो सारी चेंजेस हैं दे ऑल आर डन बिकॉज ऑफ द
changes in the levels of the pituitary hormones and the ovarian hormones. ओवरी के अंदर से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है एस्ट्रोजन, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होते हैं एलएच और एफएसएच, इनके चेंजेस के कारण क्या हो रहा है, ये ओवरी में और यूटेरस में ये चेंजेस हो रहे हैं। अब कौन कौन से सिक्रीशन हो रहे हैं ये एक बार और वापस से देख लीजिए। वैसे पहले मैंने आपको बताया द सिक्रीशन ऑफ, देखिए वो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, अब यहाँ पर भी देखिए द सिक्रीशन ऑफ द गोनेडोट्रोफिन्स एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, तो जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दे ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। तो एलएच और एफएसएच क्या करेंगे, फॉलिक्यूलर फेज में ये इनका लेवल क्या होता है, एकदम से इंक्रीज होता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड में ये एलएच और एफएसएच का जैसे लेवल इंक्रीज होता है, ये कब होगा, जब फॉलिक्यूलर फेज चल रही होगी ओवरी के अंदर तब। तो इस समय क्या होगा, जैसे इसका लेवल बढ़ता है तो ये स्टिमुलेट करता है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट यानी कि प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल बनने तक की पूरी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, किसका, इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। देखिए ये चीज़ याद रखिए कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द ग्रोइंग फॉलिकल। जो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स बन रहे हैं वहाँ से क्या होगा, एक हार्मोन सीक्रेट होता है, इट इज़ कॉल्ड एज द एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नाउ बोथ द एलएच एंड एफएसएच, देखिए एलएच और एफएसएच जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में ये सीक्रेट होकर इन्होंने फॉलिकल्स को ग्रो करने में या डेवलप करने में हेल्प किया। उसके बाद 14th डे तक क्या हो रहा है कि एलएच और एफएसएच जो है दे अटेन अ पीक लेवल, इनका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। ये कब होता है, इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, यानी कि 14th डे के करीब जो है इसका एलएच का और एफएसएच का लेवल क्या हो जाता है, एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाता है। एंड द रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच, ठीक है, कंटिन्यूसली जब ये बहुत तेज़ी से रैपिड सिक्रीशन होता है एलएच का, लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, इट इज़ कॉल्ड एज द एलएच सर्ज। तो मिड साइकिल में जब एलएच अपने एकदम पीक पर पहुंच जाता है, एकदम मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, इसको हम कहते हैं एलएच सर्ज। इस एलएच सर्ज के कारण क्या होता है, इंडक्शन होता है। दिस एलएच सर्ज इट इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। समय क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है, एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ द ओवम और द ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा कि ओवम जो है वो रिलीज होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ओव्यूलेटरी फेज, इसको हम ओव्यूलेटरी फेज भी कह रहे हैं, जो कि 14th डे के करीब होता है। एंड फॉर जस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो है अगली स्टेज जो स्टार्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस फेज जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि अब ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं, क्योंकि ओवम उसके अंदर से रिलीज हो गया है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन जैसे ही हुआ वैसे ही तुरंत स्टार्ट होती है ल्यूटियल फेज। ओके, तो इसमें ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है कि जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम इट सिक्रीट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, because this progesterone it is again essential for the maintenance of the endometrium and the maintenance of the pregnancy। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम मैंने आपको उस समय बताया था, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए जो है ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को और ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड हो जाना चाहिए। सच एन एंडोमेट्रियम, क्योंकि इस तरीके का जो एंडोमेट्रियम है वापस से मेंटेन्ड एंडोमेट्रियम जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। देखिए यूटेरस के अंदर आकर उस ओवम को यहाँ पर इम्प्लांट हो जाना है, तो इसकी वॉल जो होनी चाहिए ये अच्छे से मेंटेन्ड होनी चाहिए।
किसकी, यूटेरस की वॉल का कौन सा पार्ट, एंडोमेट्रियम का पार्ट, क्योंकि वहीं पर आके वो एम्बेडेड होगा ओवम। तो इसीलिए जो है एक maintained endometrium, it is necessary for the implantation of the fertilized ovum एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के जो और भी इवेंट्स होंगे जो हम देखेंगे, उन सब के लिए जो है एक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होना ज़रूरी है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि अगर वो जो ओवम रिलीज़ हुआ है वो अगर फर्टिलाइज हो जाता है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो सारे इवेंट्स हैं दे विल ऑल स्टॉप, यानी कि फॉलिकुलर फेज़ है, ल्यूटियल फेज़ है, ओव्यूलेटरी फेज़ है, ये सारी की सारी स्टॉप हो जाएगी जब तक प्रेगनेंसी रहेगी। एंड देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन। और इस तरीके से इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देखिए वापस से, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे ही जो इवेंट्स है वो सब स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो कॉर्पस ल्यूटियम के प्रोजेस्टेरॉन की हमको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नो यूज़ ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये डीजनरेट होगा तो एंडोमेट्रियम को भी डीजनरेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा था, प्रॉपर मेंटेन कर रहा था। सो दिस ऑल्सो कॉजेज, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है वो भी डीजनरेट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और जैसे ही एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी, इट विल लीड टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो या नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मार्किंग अ न्यू साइकिल। वो वापस से फर्स्ट डे से ये वाला काम शुरू हो जाएगा फॉर 3 to 5 days। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये सीज हो जाता है अराउंड 50 ईयर्स की एज में, क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। और ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज मेनोपॉज। इसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज। और जब तक साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हर मंथ चलता रहता है, दिस इंडिकेट्स अ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस अच्छे से डायग्राम के साथ इस थ्योरी को 2-3 बार आप सुनिएगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ ऑल द हार्मोनल कंट्रोल, इट इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, सी ये वाले डायग्राम को आप अच्छे से तैयार करेंगे, मैंने आपको समझा दिया है ये पहले ही। नाउ सी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए कि इन केस में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कैसे होगा। सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, या जिसको कि हम कोइटस कहते हैं, सीमेन जो होते हैं मेल की पेनिस से रिलीज़ होकर कहाँ रिलीज़ होते हैं, इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। फीमेल के वेजाइना में सीमेन क्या होंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। और इस सीमेन के रिलीज़ होने की जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इंसेमिनेशन में क्या हुआ, मेल के पेनिस से सीमेन जो है फीमेल के वेजाइना में इंसेमिनेट हो गए या रिलीज़ हो गए। इस प्रोसेस को हम कॉपुलेशन भी कहते हैं। ये जो कोइटस की जो प्रोसेस है, जिसमें कि ये पेनिस के थ्रू वेजाइना में एंटर होते हैं, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज कॉप्यूलेशन। अब इसमें क्या होता है, वही जो पूरा का पूरा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, उससे होते हुए ये स्पर्म्स जो हैं रैपिडली मूव करते हुए ये इस्थमस एम्पुला का जो जंक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी जो है वो भी तब तक एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में पहुँच जाती है बाय द 14th डे के करीब, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब स्पर्म भी ये इस जंक्शन पर पहुंच गया है, विच इज़ कॉल्ड एज द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, और यहाँ पर ओवम जो है वो भी पहुंच चुका है।
तो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड द स्पर्म्स दे आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब दोनों ही जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ ही। अगर एक बाद में आया एक पहले आया तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो इसीलिए क्या होता है कि हर कॉपुलेशन जो है उससे फर्टिलाइजेशन हो या उससे प्रेगनेंसी हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। ओके, सो फर्टिलाइजेशन आ गया समझ में आपको। So during fertilization, the semen is released by the penis into the vagina, which is called as insemination. The motile sperms, they swim rapidly, pass through the cervix, cervix से होते हुए enter करते हैं into the uterus and finally reach the junction of the isthmus and the ampulla of the fallopian tube. ठीक है, और फिर यहाँ पर fertilization होता है। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विथ एन ओवम, इट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इवेंट हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन की। इसमें क्या हो रहा है कि जो ये स्पर्म्स हैं, ये सारे स्पर्म्स हैं यहाँ पर, और ये जो है ओवम है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन ओवम, इट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की क्या समय क्या होता है, ये जो स्पर्म है सबसे पहले इट कम्स इन द कांटेक्ट विद द जोना पेलिसुडा लेयर ऑफ द ओवम। ठीक है, याद आया आपको, ओवम ने अपने बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन किया था विच वॉज कॉल्ड एज द जोना पेलिसुडा। ठीक है, तो जोना पेलिसुडा लेयर के कांटेक्ट में ये स्पर्म जो है, देखिए यहाँ पर ये आ गया इसके कांटेक्ट में, किसके, सबसे पहले जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में ये आ गया। एंड अब जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आता है, इट इंड्यूसेस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। तो जो ये जोना पेलिसुडा की जो मेम्ब्रेन है उसमें एकदम से चेंजेस होते हैं जैसे ये स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है। और क्या होगा, फिर बाकी कोई भी एडिशनल स्पर्म की एंट्री उसमें ब्लॉक हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही ये इसके जोना पेलिसुडा की लेयर में एक स्पर्म कांटेक्ट में आता है तो इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स। मेम्ब्रेन में ये ऐसे चेंजेस कर देता है कि फिर कोई दूसरा स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। सो दिस इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो इससे ये इंश्योरिटी होती है कि एक स्पर्म से एक ही ओवम जो है वो फर्टिलाइज होगा। ठीक, अब ये किस तरीके से होता है, द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम। हमने बताया था कि उसका स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है यहाँ पर जो था वो एक्रोसोम प्रेजेंट था, जिससे कि हाइलोयूरिडिनेज नाम का जो एंजाइम है ये सिक्रीट होता है। इट हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। अब देखिए, जोना पेलिसुडा के बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम की, उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह आएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि एक्रोसोम से कुछ सिक्रीशन होंगे जो कि स्पर्म को एंट्री दिलाएगा थ्रू द जोना पेलिसुडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये एक्रोसोम का आप याद रखेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा और एक दूसरा व्यू मैंने ओवम के स्ट्रक्चर का बताया। यहाँ पर ये सबसे बाहर की जो लेयर, देखिए लेबलिंग करने के लिए ओवम का डायग्राम आता है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, दिस इज़ कॉल्ड एज द कोरोना रेडिएटा। दिस इज़ कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। ओके, फिर इसके बाद जो येलो वाली है जस्ट नीचे, ये देखिए दिस वन, ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज जोना पेलिसुडा। मेन आपको जो देखना है एनसीईआरटी से रिलेटेड उतना ही देखिए यहाँ पर। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द जोना पेलिसुडा, दिस इज़ कॉल्ड एज द कोरोना रेडिएटा, हियर इट इज़ द न्यूक्लियस। फिर उसके बाद अंदर जो है साइटोप्लाज्म इसके प्रेजेंट है, और उसके जस्ट नेक्स्ट है पीले वाली के नीचे वाली जो लेयर है, दिस वन, इट इज़ कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म को हम यहाँ पर ऊ प्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओवम है तो उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को वी आर कॉलिंग एट इज द ऊ प्लाज्मा। ओके, देन यहाँ पर भी इसके दो पोल्स हैं, एनिमल पोल एंड द वेजिटेटिव पोल। दिस इज़ नॉट नेसेसरी, आपको सिर्फ यहाँ पर जो इसकी लेयर्स हैं, दिस इज़ द कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलिसुडा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर एक और स्पेस है, ये जोना पेलिसुडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पर देखिए एक स्पेस दिखाई दे रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज द पेरीवाइटलाइन स्पेस। ओके,
सो गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम, कई बार या तो बनाने को आ जाता है या ABC लेबल करने को भी ये आ जाते हैं इन 2 मार्क्स। अब जैसे ही स्पर्म्स वहाँ पर अंदर पहुँच गए थ्रू द इन द साइटोप्लाज्म, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ, देखिए वहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन चल रहा था सेकेंडरी oocyte के अंदर, ठीक है, प्राइमरी। सो इट इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन, यानी कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हमारा टर्शरी फॉलिकल में कंप्लीट हुआ था, अब जो है हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीज़न ये यहाँ पर सेकेंडरी oocyte के अंदर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही स्पर्म इसके साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। अब सेकेंड मियोटिक डिवीज़न भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अनइक्वल एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अगेन फर्स्ट पोलर बॉडी। देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में बना था, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी एंड अ हैप्लॉइड ओवम, जिसको कि हम oocyte, जो वहाँ पर स्पर्मेटिड कहा था, अब यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी के साथ क्या बनेगा, हैप्लॉइड ओवम, या इसको हम oocyte भी कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सुन अब तो देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न टर्शरी फॉलिकल में कंप्लीट होकर फिर वो ओवम जो था सेकेंडरी oocyte जिसको हम कह रहे थे वो रिलीज़ हो गया था, और उसके बाद फिर यहाँ पर कब कंप्लीट हो रहा है सेकेंड मियोटिक डिवीज़न, जब ये स्पर्म जो है इसके साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। सुन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, अब क्या हो रहा है, स्पर्म चूँकि अंदर पहुँच चुका है तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, सुन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम, ओके, पूरा का पूरा स्पर्म एंटर नहीं करेगा, उसकी टेल वगैरह सब बाहर ही रह जाती है। तो मेन न्यूक्लियस जो है हेड से वो क्या करेगा, फ्यूज़ हो जाएगा ओवम के न्यूक्लियस के साथ, और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस इन कंपैरिजन टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए द सेक्स ऑफ द बेबी इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू इन क्लास 10th। अब क्यों, ये आपको अच्छे से पता है। देखिए जो फीमेल्स में जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, ओके, जो हैप्लॉइड गैमेट्स, जो कि फीमेल का अगर हम क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कैसा होता है, इट इज़ 44XX, ओके, इट इज़ 44XS, और मेल का कैसा होता है, इट इज़ 44XY, इट इज़ XY, ओके। यहाँ पर आप देखिए इट इज़ हेट्रोगैमेटिक एंड इट इज़ होमोगैमेटिक। तो यहाँ पर जो होमोगैमेटिक यानी कि यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे सब बिल्कुल एक जैसे ही बनेंगे, एक जैसे यानी कि कैसे होंगे वो, दैट विल बी 22X प्लस 22X, ओके। तो एक ही जैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और मेल में कैसे बनेंगे, इट विल बी 22X एंड 22Y, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ओके। तो फिर मेल फीमेल से क्या होगा, हमेशा ही 22X ही आएगा, लेकिन मेल से क्या होगा, एक 22X भी आएगा और 50% जो है ये 22Y भी आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 50% of the sperms they carry X chromosome while the 50% of them they carry the Y chromosome। तो मेल से तो एक ही तरीके का X ही आ रहा है, तो जब मेल का X फीमेल की जो एक ही तरह का गैमेट है उसके साथ फ्यूज़ होता है तो इट फॉर्म्स अ फीमेल दैट इज़ 44XX, दैट इज़ अ फीमेल बेबी। और अगर मेल से जो Y क्रोमोसोम है वो वाला गैमेट अगर फ्यूज़ होता है फीमेल के X वाले गैमेट से तो इट फॉर्म्स 44XY, दैट इज़ द चाइल्ड इज़ अ सन, ठीक है, या अ बॉय। तो इसीलिए क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन किससे हो रहा है, बाय द फादर नॉट बाय द मदर, ओके। So hence it is proved that the sex of a baby it is determined by the father not by the mother। अब देखिए जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है, उसके पहले क्या होगा, सेल्स यहाँ पर डिवाइड होंगी इन द जाइगोट। जाइगोट अब किस तरीके से, अब पहले था वो इस्थमस जंक्शन पे वहाँ पर, ठीक है। नाउ इट विल मूव फर्दर इन द ओविडेक्ट, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में वो आगे और बढ़ेगा टूवर्ड्स द यूटेरस, ओके, ये यूटेरस की तरफ बढ़ेगा।
तो वहाँ पर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन से आगे अब ये जाइगोट बढ़ेगा। अब इसमें क्या होगा, बढ़ते हुए इसमें साथ के साथ माइटोटिक डिवीज़न होता जाएगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न। अब यहाँ पर मियोटिक डिवीज़न बिल्कुल नहीं होगा। अब ये जो जाइगोट जो 2n था, इसमें सेल्स बढ़ती जाएंगी 2n से, और 2n 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 2n, इस तरीके से करते करते सेल्स का नंबर जो है जाइगोट में बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर सेल का साइज़ नहीं बढ़ेगा, सेल का नंबर वो बढ़ेगा इसके अंदर, जाइगोट के अंदर, क्योंकि जाइगोट अपने साइज़ में नहीं बढ़ेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, पहले 2 सेल्स, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेज में हम इसको मोरूला कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द मोरूला स्टेज। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज द मोरूला स्टेज। और इसके अंदर की जो सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज द ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, फिर द एम्ब्रियो विद द 8 to 16 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोमियर, इट इज़ कॉल्ड एज मोरूला। इसको मैंने बताया भी आपको, इसको हम मोरूला कहते हैं। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड, मोरूला कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है और फिर पूरे के पूरे इट ट्रांसफॉर्म्स, या ये चेंज हो जाता है इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये और डिवाइड होके ये ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि लगभग 64 सेल स्टेज जो है वो आ जाती है। और अब ये पूरी तरीके से बढ़ जाता है टूवर्ड्स द यूटेरस। सो द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट दे आर अरेंज। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है पूरी की पूरी, इसके अंदर 2 तरीके से ये सेल्स का जो है अरेंजमेंट हो जाता है। बाहर के साइड जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और अंदर की साइड वाली जो है इट इज़ कॉल्ड एज द इनर ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, सी हियर द डायग्राम, आई विल शो यू। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ओवम है ये, फिर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, 2 सेल्स, फिर 2 से 4 सेल्स, 4 से 16 की स्टेज में ये मोरूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये ABCD ये इवेंट्स जो है यहाँ से यहाँ तक, फिर जैसे ही मोरूला बन गया, फिर उसके बाद ये 64 सेल्स तक पहुँचते पहुँचते ये यहाँ पर आ जाता है। इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। 64 सेल्ड की ये स्टेज होती है। ओके, दिस इज़ ब्लास्टोसिस्ट। अगर हम ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो दिस इज़ एग्जैक्टली अ क्लियर ब्लास्टोसिस्ट। इसमें आप देखिए 2 सेल की लेयर दिखाई दे रही, यू कैन सी द 2 सेल्यूलर लेयर। एक ये आउटर वाली, दिस इज़ कॉल्ड एज अ ट्रोफोब्लास्ट, और ये इनर वाली, दिस इज़ ये जो येलो वाली जो इनर वाली दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज द इनर सेल मास। ओके, ये पूरी की पूरी ये एक ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर होता है। So the trophoblast then which is called as the which is attached to the inner cell mass. ठीक है, the outer layer called as the inner cell, outer layer it is called as the trophoblast, and the inner group of the cells which is attached to the trophoblast it is called as the inner cell mass. देखिए एग्जाम में इसका डायग्राम आ जाता है, उसमें इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट को लेयर को लेबलिंग करने के लिए पूछा जाता है। तो गो थ्रू दिस ऑल्सो, इसको छोड़ना मत आप। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है, उसके बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ये क्या करती है, अटैच हो जाती है। चूँकि ये आउटर साइड की है तो ये अटैच होती है एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ। तभी हमने कहा था कि एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसको अच्छे से क्या कर देता है, रीजनरेट करके इसको मेंटेन करता है फॉर द प्रेगनेंसी। तो हम यहाँ पर ये प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बन के तैयार होता है तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, इट गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम, और जो इनर सेल मास है ये एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सो ट्रोफोब्लास्ट जो है इट अटैचेस विद द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास इट गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो। इनर सेल मास जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो इट गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ठीक है, जैसे ही यूटेरस की सेल्स के साथ इसका अटैचमेंट हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट का, तो ये क्या करेगा, ब्लास्टोसिस्ट कवर्स द ये यूटेरस की जो सेल्स हैं ये बहुत रैपिडली डिवाइड होती हैं। ठीक है, इसमें एकदम से जैसे ही वो अटैच होता है ट्रोफोब्लास्ट
समझिए कि ये यहाँ पर ये यूटेरस की वॉल है, अंदर के साइड से हम बता रहे हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट है, यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हुआ कि तो फिर ये इसकी लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बनना, यूटेरस की वॉल का बहुत ज़्यादा रैपिड डिवीज़न होता है, और रैपिड डिवीज़न से क्या करते हैं, ये इसको पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं, किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। ओके, और इसके कारण क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट उस एंडोमेट्रियम की वॉल में पूरी तरीके से एम्बेडेड हो जाती है, अंदर धंस जाती है। तो अब वो प्रोटेक्ट हो गई इन द यूटेरस एंडोमेट्रियम वॉल, इसीलिए बोला गया था प्रोजेस्टेरॉन जो है सीक्रेट होता है एट हायर लेवल्स टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अब ये जो है जैसे ही इम्प्लांट हो गया, वो ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो गया, दिस इज़ कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। अब ये जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो गया, तो इम्प्लांटेशन जो है इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगी, पूरी की पूरी प्रेगनेंसी का प्रोसेस चलेगी। नाउ वी विल सी प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये इम्प्लांटेशन के बाद ही होगा। ट्रोफोब्लास्ट से क्या होगा कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो अपीयर होंगी। अब यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ हम प्लेसेंटा का फॉर्मेशन देखेंगे और कई हार्मोन्स यहाँ पर आएंगे। तो गो थ्रू दिस वेरी प्रॉपरली, बी अटेंटिव। तो क्या होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये अपीयर होते हैं, कहाँ से अपीयर होते हैं, फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज द कोरियोनिक विलाई। ठीक है, अब ये कोरियोनिक विलाई जो हैं दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू, क्योंकि यूटेरस के टिश्यू ने पहले ही उसको कवर कर लिया है। और मदर का ब्लड यानी कि पूरी की पूरी वो वॉल कैसी थी, वेस्कुलराइज्ड है। टिश्यूज़ हैं उसमें, मैटरनल ब्लड के भी टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये ऐसे ट्रोफोब्लास्ट से निकले, ये यूटेरस की वॉल के साथ पूरी की तरीके से इन्हें इंटरमिनेट पूरा का पूरा, जिसको इंटरडिजिटेड, जैसे उंगलियों से उंगलियां एकदम से मिल जाती हैं, इस तरीके से पूरा का पूरा कनेक्शन जो है ये मदर के यूटेराइन वॉल के साथ और टिश्यूज़ के साथ ये बना लेता है। ठीक है, so the chorionic villi and the uterine tissue they become interdigited with each other and jointly to form एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट बन जाती है मदर की बॉडी का एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ। ठीक है, तो ये जो एक फंक्शनल यूनिट बन रही है बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको कि हम फीटस कह रहे हैं, और मैटरनल बॉडी विच इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा इंटीमेट रिलेशनशिप बनी, इट इज़ कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा जो है, ठीक है, तो आगे समझ में कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे हो गया। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया यूटेराइन वॉल, और उसके बाद जो कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है ट्रोफोब्लास्ट से, वो दोनों के बीच में जो है प्लेसेंटा जो है ये बनता है। अब प्लेसेंटा से क्या फ़ायदा है, प्लेसेंटा इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। मदर की बॉडी से ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एम्ब्रियो तक पहुंचना, और एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर से रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी एक्सक्रीशन या वेस्ट मटेरियल जो कि एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा, अब वो न्यूट्रिशन करेगा तो उसका वेस्ट मटेरियल भी बनेगा। तो वो जो सारे वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियो, इट इज़ पास्ड टू अगेन टू द मदर बाय द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है ये मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस। प्लेसेंटा जो है इट इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बेलिकल कॉर्ड। ये देखिए, दिस इज़ द अम्बेलिकल कॉर्ड। ओके, तो प्लेसेंटा जो है वो अम्बेलिकल कॉर्ड से एम्ब्रियो से जुड़ा होता है, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा, अब देखिए ये इस प्लेसेंटा का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लेसेंटा इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। ये एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। ओके, ये एक ऑर्गन तो है जो कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, साथ के साथ इट इज़ एन एंडोक्राइन टिश्यू ऑल्सो, क्योंकि ये कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। ये हार्मोन्स याद रखिएगा कि पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लेसेंटा जो है इट एक्ट्स एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, वाई? तो बिकॉज इट सिक्रीट्स सेवरल हार्मोन्स जैसे कि HCG, दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन।
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, और दूसरा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। देखिए बच्चे ये इसको भूल जाते हैं बार बार इस नाम को, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग को याद रखना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी। तो ये भी पूछा जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा और भी कहाँ से प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो जो है प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन इट इज़ ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, ठीक है। तो इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल, ठीक है, जब प्रेगनेंसी की बाद की स्टेज आती है तो एक और हार्मोन सीक्रेट होता है विच इज़ कॉल्ड एज रिलैक्सिन, ठीक है। अ हार्मोन कॉल्ड एज रिलैक्सिन इट इज़ ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए ये वाला डायग्राम आप, ये देखिए फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ये प्लेसेंटल वेलाई है और ये पूरी की पूरी कैविटी है ऑफ द यूटेरस, और ये अंदर ये एम्ब्रियो है, ये पूरा का पूरा योक सैक है, एंड दिस इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इससे मदर की बॉडी से, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द fetus inside the uterus, ठीक है। तो ये हार्मोन आप अच्छे से याद रखें कौन कौन से हो गए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, आप HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन ऐसे याद रखेंगे। HCG अगर याद रहेगा तो 3-4 बार अगर आपने ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन बोला होगा तो HCG से यू विल रिमेंबर द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। HPL से ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, देन एस्ट्रोजन एंड देन प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और फिर लेटर स्टेज में प्रेगनेंसी के समय एक और हार्मोन जो है वो रिलैक्सिन ओवरी से जो है वो सिक्रीट होता है। नाउ लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL, रिलैक्सिन ये जो है हार्मोन्स दे आर सिक्रीटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी में जो है हार्मोन्स का लेवल जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सब हार्मोन्स का लेवल जो है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन द मैटरनल ब्लड, क्योंकि ये हार्मोन्स का जो इंक्रीज लेवल है इट इज़ नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में जो है ये सारे ही हार्मोन्स जो हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड द मेटाबॉलिक चेंजेस विच आर अकरिंग इन द फीमेल्स बॉडी टू maintain a proper pregnancy, right? Just immediately after the implantation, अब देखा हमने कि ये तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये हमने देख लिया, और एम्ब्रियो जो है वो एम्बेडेड हो गया। लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद ये तो ट्रोफोब्लास्ट अपना सारा काम कर रहा था, अब इनर सेल मास उतनी देर बैठा नहीं रहेगा, वो भी क्या करेगा, सेल्स का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेगा, क्योंकि इस इनर सेल मास से क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। सो द इनर सेल मास which is forming the embryo, it differentiates into the outer layer which is called as the ectoderm and an inner layer which is called as an endoderm, ठीक है ना। अब मीजोडर्म जो है ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में थोड़ी देर बाद बनती है, ठीक है। अब मीजोडर्म सुन अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द मीजोडर्म, तो पहले क्या होगा कि एक्टोडर्म और फिर एंडोडर्म और फिर बाद में जो है मीजोडर्म का फॉर्मेशन उन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। दीज 3 लेयर्स जो हैं दीज आर कॉल्ड एज द जर्मिनल लेयर्स, आपने क्लास 11th में जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा। सो दीज 3 लेयर्स दे गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज़, ये जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म है ये पूरे के पूरे एडल्ट्स में जितने भी ऑर्गन्स बनने हैं उन सब के टिश्यूज़ के बनने में ये हेल्प करते हैं, या इन्हीं से ही ये टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains cells which are called as the stem cells, और ये stem cells में जो है they have the potency to give rise to all the tissues and the
ऑर्गन्स, ठीक है। जो इनर सेल मास होता है इसमें ये पोटेंशियली टोटिपोटेंसी की इसमें पोटेंसी होती है, जो कि हर टिश्यूज़ के, हर ऑर्गन्स के जो टिश्यूज़ हैं उसके सेल्स बनाने की इसमें पोटेंसी होती है, ठीक है। तो स्टेम सेल्स को भी कई लोग जो है आजकल प्रिजर्व करके रखते हैं, जिससे कि आगे जो उनके बच्चे हैं उसको कोई भी बीमारी या उनका कोई भी ऑर्गन फेलियर हो तो नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है इससे स्टेम सेल से हो सकता है। ऐश्वर्या राय ने भी अपनी बच्ची का किया हुआ है स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन। कॉस्टली टेक्निक होती है वैसे ये। नाउ सी द ह्यूमन प्रेगनेंसी इट लास्ट फॉर 9 months, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month, अब देखिए हर महीने क्या क्या चेंजेस होते हैं एक एम्ब्रियो में या एक फीटस में हम देखते हैं। तो जस्ट आफ्टर 1 month, ओके, 1 month के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का हार्ट इट इज़ फॉर्म्ड। सो द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो, इसीलिए जो है हार्ट बीट से लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप ग्रोइंग फीटस की ग्रोथ को हम नोटिस कर सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी फीटस जो है उसके लिम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये फीटस डेवलप्स द लिम्स एंड द डिजिट्स, ये हाथ और पैर की उंगलियां और ये लिम्स बन जाते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसको कि हम 3rd month भी कहेंगे, मेजर ऑर्गन्स जो हैं वो बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लिम्स हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ये वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। The first movement of the fetus and the appearance of the hair on the head are usually observed during the 5th month. 5th month में क्या होगा, बाल आने लगेंगे और उसके बाद फीटस में जो है वो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 months के बाद क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी जो है इट इज़ कवर्ड विद द फाइन हेयर्स एंड द आईलिड्स जो हैं वो सेपरेट होने लगती हैं, आई लैशेज़ भी बन जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप्ड एंड इट इज़ रेडी फॉर द डिलीवरी, ओके। तो हर मंथ क्या क्या होता है ये आप यहाँ पर से 2-3 बार पढ़कर इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नाउ पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन, जैसे ही बेबी 9 month के बाद इट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी, सो अब ये प्रोसेस जो है इट इज़ कॉल्ड एज द पार्चुरेशन। सो एन एवरेज ड्यूरेशन फॉर द ह्यूमन प्रेगनेंसी इट इज़ अबाउट 9 months विच इज़ कॉल्ड एज द जेस्टेशन पीरियड। तो जो पूरे 9 months का पीरियड है जबकि यूटेरस के अंदर वो फीटस रह रहा है, डेवलप हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज द जेस्टेशन पीरियड। तो जस्ट 9 month के बाद क्या होगा, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस at the end of the pregnancy it causes the expulsion or the delivery of the fetus, ठीक है। 9 months के बाद एकदम से यूटेरस में बहुत ज़्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है और इससे क्या होता है कि बेबी की डिलीवरी होती है। तो इस तेज़ी से जो संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा कि वो एक्सपेल आउट हो जाता है फीटस फ्रॉम द यूटेरस। सो दिस प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फीटस है जिसको कि हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज पार्चुरेशन, ओके। अब ये पार्चुरेशन भी ऐसा नहीं, ये भी पूरा का पूरा एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म है, ठीक है। इसमें भी पूरे के पूरे हार्मोनल कंट्रोल है ये। सो द सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन, अब ये सिग्नल कौन देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहला जो सिग्नल है फॉर पार्चुरेशन इट ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। देखिए याद रखिएगा ये भी पूछते हैं। तो सबसे पहला जो सिग्नल है फॉर पार्चुरेशन ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्लेसेंटा इंड्यूस करता है कि यूटेरस के अंदर हल्के हल्के माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हल्का सा दर्द महसूस होगा। तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा के माइल्ड इंडक्शन से क्या होगा कि दिस इज़ कॉल्ड एज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल ने अपने इजेक्शन के लिए कुछ रिफ्लेक्सेस दिए हैं या कुछ साइंस दिए हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
सो दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। जैसे ही प्लेसेंटा और ये यूटेरस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए तो ये ट्रिगर करते हैं किसको, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो वहाँ से क्या सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये याद रखिए। ऑक्सीटोसिन इट एक्ट्स ऑन द, ये कहाँ पर, जो मस्कुलर लेयर थी मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के बाद वाली लेयर, ठीक है, यूटेरस की सेकेंड लेयर जो थी, इट वॉज कॉल्ड एज द मायोमेट्रियम। तो यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन जो है उस मायोमेट्रियम की, जो यूटेराइन की जो मसल्स हैं उन पर एक्ट करता है, जिसके कारण यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि दर्द और तेज़ हो जाते हैं, जिसके कारण विच इन टर्न इट स्टिमुलेट्स टू फर्दर सिक्रीट मोर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को कि वो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जो है उसको रिलीज़ करे। फिर द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ से ऑक्सीटोसिन का जो है वो सिक्रीशन होगा। तो ये जो है कंटिन्यू होता रहता है साइमल्टेनियसली, या यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वहाँ से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ, तो ये कंटिन्यूसली बार बार होने से क्या होगा, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि ये संकुचन होना और वापस रिलैक्स होना, ये चीज़ बार बार होने से क्या होगा, वो बेबी जो है वो एक्सपेल हो जाएगा फ्रॉम द बर्थ कैनाल, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज पार्चुरेशन। सुन आफ्टर द इन्फेंट इज़ डिलीवर्ड, जैसे ही इन्फेंट या फीटस की डिलीवरी हो जाती है, वो बेबी की डिलीवरी हो जाती है, द प्लेसेंटा जो है इट इज़ ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, ये भी यूटेरस से बाहर आ जाता है। नाउ सी लैक्टेशन, अब जब बेबी बाहर आ गया है तो इट नीड्स न्यूट्रिशन विच इज़ कॉल्ड एज लैक्टेशन। द मेमरी ग्लैंड्स का अब यहाँ पर काम आ गया। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेमरी ग्लैंड्स के बारे में भी देखा था, और उसमें हमने एल्वुलाई को देखा था कि दे वर सिक्रेटिंग मिल्क एंड इट वाज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ द एल्वुलाई। सो द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल, अब इसमें क्या होगा, दे विल डिफ्रेंशिएट, और क्या होंगे कि इसके अंदर जैसे ही प्रेगनेंसी होगी दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। विद द प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज द लैक्टेशन। ओके, प्रेगनेंसी के दौरान इसमें मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही एंड होगा प्रेगनेंसी के, ये जो प्रोसेस होगी कि दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के तक क्या होगा कि वो डेवलप होंगे मेमरी ग्लैंड्स, उसमें डिफ्रेंशिएशन होगा और वो डेवलप होंगे, और उसके बाद जैसे ही एंड ऑफ द प्रेगनेंसी होगी, ये क्या होंगे, इस मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इसमें मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज लैक्टेशन, और दिस लैक्टेशन इट हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है कोलेस्ट्रॉम के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, जो स्टार्टिंग के डेज का जो मिल्क होता है लैक्टेशन का, इस मिल्क को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉम। ये कोलेस्ट्रॉम जो होता है इट कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज़, इसमें रोग से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूबॉर्न बेबी में एक रेजिस्टिविटी डेवलप करता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशियल डेज में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। सो वो जो कोलेस्ट्रॉम वाला जो स्टार्टिंग के डेज का मिल्क है, इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज़. So this was end with this chapter. I think so you all understood. So all of you please subscribe my channel, and also give your comments and attempt the quiz, and view the notes and the important questions, and also the previous year questions are also given in this link. So all of you go through this chapter. I think so all of you might have understood. Thank you so much.